हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। ठीक है, तो आवेश का कौन कौन सा गुण है वो पहले जानेंगे, उसके बाद उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आवेश का गुण है, ठीक है, सबसे क्या पहला जो आवेश का गुण है वो क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। कैसे होता है आप समझो ध्यान से। मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m है। ठीक है, इसका मास क्या है? m है। द्रव्यमान इसका क्या है? m है। इसको क्या किए? हाई वेलोसिटी से चला दिए, मतलब उच्च वेग से क्या किए? इसको चला दिए। तो अगर इसको, ये क्या था? एक कण था। ठीक है, एक क्या था? कण था। इसका द्रव्यमान क्या था? m था। ठीक है, और इसको हाई वेलोसिटी से क्या कर दिए? चला दिए। ठीक है, चलाने के बाद जो होगा इसका द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले ध्यान से सुनना। कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। इसको क्या किया? हाई वेलोसिटी से क्या कर दिए? चला दिए। ठीक है, तो चलाने के बाद जो कण होगा, कण का क्या हो जाएगा? चलाने के बाद कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। लेकिन इसी कण पर मान लो, अगर इसी कण पर चार्ज रहता है 1 कूलम। ठीक है, इसी कण पर क्या रहता? चार्ज रहता 1 कूलम। ठीक है, अगर इसी कण पर चार्ज कितना रहता? 1 कूलम रहता, और इसको भी क्या करते? हाई वेलोसिटी से चला देते। ठीक है, इसको भी क्या करते? हाई वेलोसिटी से चला देते। तो अगर इसको हाई वेलोसिटी से चलाएंगे तो इसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पर 1 कूलम था, इस पर 1 कूलम ही रहेगा। ठीक है, क्या बोले? अगर किसी कण को हाई वेलोसिटी से चलाएंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी कण को हाई वेलोसिटी से चला देंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर उस पर चार्ज है 1 कूलम, उसको हाई वेलोसिटी से चलाएंगे तो उसके चार्ज में क्या आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को कहते हैं आवेश सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, लेकिन आवेश क्या होता है? सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, आवेश के गुण में क्या हो जाएगा? आवेश सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। आवेश क्या होता है? सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होगा क्या होगा? वो परिवर्तनशील होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर किसी कण का द्रव्यमान उसके वेग के साथ क्या होता है? बदलता है। ठीक है, किसी कण का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? वेग के साथ बदलता है। लेकिन किसी आवेश का जो मान होगा उसके वेग से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसी में लिखेंगे क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या लिखे? किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, वेग के साथ क्या होता है? बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? परंतु किसी वस्तु का आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? वेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर वेग में ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु का जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा? उसके वेग से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश का मान लिख दो। ठीक है, आवेश का मान
वेग से स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात और जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे कि निर्देश तंत्र, ठीक है, आवेश जो होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो निर्देश तंत्र उसको कहते हैं जहां से बैठकर हम किसी वस्तु की गति को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां से बैठकर हम किसी वस्तु की गति को देख रहे हैं, तो वो क्या, जिस जगह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठकर किसी वस्तु की गति को देख रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निर्देश तंत्र वस्तु का जो आवेश होगा वो गति में रहेगा या वेग में रहेगा, तो क्या होगा, उसमें आवेश के मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या बोले कि ये जो आवेश होता है वो क्या होता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या लिखेंगे, अगर किसी वस्तु पर चार्ज Q है, ठीक है, किसमें, रेस्ट में, ठीक है, जब उस रुका हुआ, रेस्ट मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, अगर किसी वस्तु पर आवेश Q है रुका हुआ में, तो उसी वस्तु पर Q ही आवेश होगा जब वो क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, या गति में होगा। मतलब क्या होगा, गति के कारण आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना बात समझ में रखना है। ठीक है, और इसी को अगर सेंटेंस में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, आवेश सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान बदलेगा वेग के साथ, लेकिन आवेश क्या होगा, आवेश क्या होगा, वेग के साथ निर्भर, वेग के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब दूसरा गुण जानेंगे। दूसरा जो गुण होता है वो क्या होता है, आवेश को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे क्या करते थे, अगर दो वस्तु को हम लोग रगड़ते थे, ठीक है, दो वस्तु को रगड़ते थे तो घर्षण के कारण क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता था। ठीक है, अगर दो वस्तु को रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूसरे वस्तु में चला जा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, जिससे निकल कर जा रहा है वो प्लस चार्ज, और जिस पर जा रहा है वो क्या हो जाता है, माइनस चार्ज। तो क्या हुआ, ये आवेश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, चलो तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आवेश स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसी में क्या लिखेंगे, आवेश को क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लो कि एक कोई सिल्क ले लिए, ठीक है, ये क्या है, सिल्क है। ठीक है, और एक कोई ग्लास का रड ले लिए, ये क्या है, ग्लास। ठीक है, अब इस दोनों को क्या किया, घर्षण करवाए, सिल्क और ग्लास को। ठीक है, तो सिल्क और ग्लास को जब घर्षण कराएंगे तो ग्लास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, सिल्क में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, सिल्क में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इससे जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस, और जिस पर आ जाता है उस पर कैसा चार्ज हो जाता है, माइनस। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा कि ग्लास से ही सिल्क में क्यों आया, सिल्क से ग्लास में क्यों नहीं गया, क्योंकि ग्लास जो होता है उसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, किसके मुकाबले, सिल्क के मुकाबले। ठीक है, सिल्क और ग्लास का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्लास का जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो क्या होगा, कम होगा, और सिल्क का जो होगा विद्युत ऋणात्मकता वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, तो वही यहाँ कंडीशन है। इसका ये
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है इसके मुकाबले, और इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो इसी कारण से ये इस दोनों को घर्षण करवाएंगे तो क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, ठीक है। इसके कारण इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जाने कि आवेश क्या होता है, सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होता है। दूसरा क्या जाने हम लोग कि आवेश को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अब हम लोग जानेंगे, चलो देखो इसको मिटाते हैं दो को, चलो देखो तीसरा क्या है। तीसरा मान लो कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, पहले समझ लो, कोई एक वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन मान लो कि 2 कूलम्ब चार्ज आया, ठीक है, इस पर फिर आया मान लो -3 कूलम्ब, ठीक है, फिर आ गया इस पर मान लो 4 कूलम्ब, ठीक है, कितना, एक बार 2 कूलम्ब लाए, फिर 4 कूलम्ब आया, फिर -3 कूलम्ब आया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर टोटल कितना चार्ज है, टोटल Q जो चार्ज है वो कितना है, देखो तो टोटल जितना आया इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ये किसको क्या करेंगे, जितना चार्ज आया उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आया, 2 कूलम्ब आया, प्लस कितना आया, 4 कूलम्ब आया, प्लस क्या आया, -3 कूलम्ब, बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 कूलम्ब। तो इस वस्तु पर टोटल कितना चार्ज हो गया, 3 कूलम्ब, इस वस्तु पर कितना चार्ज हो गया, 3 कूलम्ब, ठीक है। क्या हुआ, 2 4 6, 6 में 3 घटाए तो कितना बचा, 3 कूलम्ब, ठीक है। तो अब देखो इससे बात क्या निकलता है कि किसी भी वस्तु या निकाय पर जो कुल आवेश होगा उस पर उपस्थित सभी आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। यही जो हम लोग किए यही क्या हो गया, बीजगणितीय योग हो गया, ठीक है। मतलब टोटल अगर चार्ज इस वस्तु पर अगर कुल आवेश निकालना तो क्या करेंगे, जितना आवेश होगा सबको क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी को कहते हैं आवेश की योज्यता, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता। तो तीसरा जो गुण हो गया आवेश का वो कौन सा हो गया, आवेश की योज्यता, ठीक है। तो तीसरा हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, आवेश की आवेश की योज्यता, ठीक है। इसी को कहते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। यह बात समझ में आ गया होगा कि अगर टोटल चार्ज निकालना है तो सबको क्या करेंगे, बीजगणित रूप में क्या करेंगे, जोड़ देना है, ठीक है। चलो इसके बारे में अब लिखते हैं पहले, देखो क्या लिखेंगे, किसी निकाय या वस्तु भी बोल सकते हैं, किसी निकाय पर कुल आवेश, किसी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि किसी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश निकालना होगा तो उस पर उपस्थित आवेशों, ठीक रहेगा, आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब उस पर जितना चार्ज है सबको क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसका, मान लो कि यदि किसी निकाय पर
कुल 3 आवेश क्रमशः Q1, ठीक है, Q1 है माइनस Q2 है एवं Q3 है, ठीक है, कितना है, Q3 है। तो कुल आवेश, तो कुल आवेश यानी कि Q कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अगर मान लो कि कोई वस्तु है, ये मान लो वस्तु है, ठीक है, ये एक क्या है, वस्तु है, इस पर कितना आवेश है, 3 आवेश है, कौन कौन सा है, Q1 है, ठीक है, दूसरा आवेश कितना है, माइनस Q2 है, ठीक है, और तीसरा आवेश कितना है, Q3 है, ठीक है, यही ना है। एक आवेश कितना है, Q1 है, माइनस Q2 है और Q3 है। अब पूछ रहा है कि टोटल जो आवेश होगा इस पर कितना होगा, ठीक है, टोटल जो आवेश होगा कितना होगा। तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q2 और प्लस क्या हो जाएगा, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस हो जाएगा Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3, यही हो गया, Q1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस क्या हो गया, Q3, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि आवेश का तीसरा जो गुण हो गया वो क्या हो गया, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता मतलब क्या हुआ, किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होगा उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो गुण पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग कि आवेश जो होता है सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील होता है। दूसरा क्या पढ़े, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा क्या पढ़े हम लोग कि आवेश क्या होता है, आवेश की योज्यता होती है, ठीक है। आवेश की योज्यता मतलब आवेश को क्या करना है, बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चौथा पढ़ेंगे। चौथा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चौथा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो पहले समझ लो आवेश का संरक्षण किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। आवेश को क्या कर सकते हैं हम लोग, ना ही तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। आवेश को क्या कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश किया जा सकता है। आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो विनाश किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करता है। यही क्या हो गया हमारा आवेश का संरक्षण, ठीक है। आवेश को क्या कर सकते हैं, ना ही तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह क्या हो गया, आवेश का संरक्षण, ठीक। चलो देखो, तो चौथा गुण हमारा क्या हो गया, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, आवेश का संरक्षण, ठीक है। आवेश का संरक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको आवेश का संरक्षण क्या हो गया, समझ में आ गया कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है और ना तो विनाश किया जा सकता है, ठीक है। आवेश को क्या किया जा सकता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है।
समझ में आ गया कि आवेश का संरक्षण क्या हो जाएगा, ना ही आवेश को बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं उसका विनाश कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो हो गया। देखो अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है आवेश के संरक्षण का। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जितना भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया, वो सब क्या है आवेश का संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। जितना भी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रिया है वो भी क्या है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया वो क्या हो गया आवेश के संरक्षण का उदाहरण। जितना भी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रियाएं हो गया वो भी क्या हो गया आवेश के संरक्षण का उदाहरण। ठीक है, जितना भी आवेशन का विधि है, ठीक है, आवेशन का विधि जितना भी है वो सब क्या हो गया आवेश के संरक्षण का उदाहरण। अगर मान लो कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसको ऐसे रगड़े तो ये क्या हो जाएगा आवेशित हो जाएगा। अगर इसको हम रख देते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए इसको बिना किसी सटाई से रख देते हैं, तो जितना आवेश का मान होगा वो हमेशा के लिए समान ही रहेगा, इसका आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन ये किसी में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पृथक करके मतलब अलग करके इसको अगर रख देते हैं तो इस पर जो जितना आवेश होगा अभी रगड़ कर जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा चार्ज ऑफ कंजर्वेशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल बताए। सबसे पहला क्या सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा आवेश के संरक्षण का उदाहरण होगा। सभी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रिया जो होगा वो भी क्या होगा आवेश के संरक्षण का उदाहरण होगा। जितना भी आवेशन की विधि है वो भी क्या है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, आवेशन का विधि कौन कौन सा है घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, ध्रुवन के द्वारा आवेशन, ये सब क्या आवेशन की विधि है जिसमें क्या करते हैं वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं। ठीक है, चलो देखो तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है देखो ध्यान से। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, सभी रासायनिक अभिक्रिया जो है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। कैसे समझो देखो, जैसे मान लो कि एक कंपाउंड है HCl, ठीक है, इसको पानी में डाले तो ये टूटेगा, किस में टूटेगा H+Cl- में। ठीक है, H+Cl- में ये टूट गया। अब देखो HCl पर कितना चार्ज होता है 0 चार्ज होता है। HCl पर कितना चार्ज होता है 0, इस पर कुछ चार्ज है नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज क्या है 0 है। अब देखो H पर कितना चार्ज है +1, ठीक है, कितना चार्ज है इस पर +1 और इस पर कितना चार्ज है -1। कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। इस पर +1 इस पर -1 तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखो 0 चार्ज था ये भी क्या हो गया 0 ही रह गया, दोनों को कैलकुलेट करके क्या आ गया 0 ही आ गया। तो इसका मतलब आवेश क्या हुआ ना ही निर्माण हुआ ना ही क्या हुआ विनाश हुआ, जितना था उतना ही रह गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया आवेश के संरक्षण का उदाहरण। अब जैसे कोई एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि H2SO4 है। ठीक, H2SO4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं देखना, ये H को एक मान लेते हैं और इस पूरे को क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। SO4 एक हो गया, H हो गया अकेले। ठीक है, ये दोनों अलग हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाता है। तो अपना वाला क्या करते हैं पीछे, ठीक है, तो अपना 2 है तो 2 यहाँ दे देंगे और H दे दिए। ठीक है, और दूसरे का ले लेते हैं सर पे, तो SO4 के पास कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, SO4 पूरा SO4, ठीक है, उसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो उसका कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, SO4 के लिए अपना कौन है 1 है, अगर कुछ नहीं है SO4 के पास कितना है 1 है। ये 4 मत समझ लेना, ये S का नहीं है, ये O का 4 है। हम क्या बोल रहे हैं SO4 पूरा बोल रहे हैं। ठीक है, SO4 का कितना, अगर कुछ नहीं है जैसे मान लो ऐसे कर देते हैं तो इसके पास कितना है 1 है, तो 1 इसका अपना हो गया तो इसको पीछे ले लिए। और SO4 के लिए ये 2 जो है वो किसका है दूसरे का, तो इसको क्या ले लेगा वो
सर पे, और क्या हो जाएगा माइनस, और पहला पे क्या देते हैं प्लस, दूसरे पे क्या देते हैं माइनस, ठीक है, ये याद रखना। तो 2 देखो इस पर टोटल कितना चार्ज है, अभी 0 है, टोटल चार्ज कितना है 0, इस पर कुछ चार्ज है +1 या -2 या +2, कुछ भी चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 0 है। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, एक H+ पर चार्ज, H+ है तो एक चार्ज है कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 H+ है तो प्लस में कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, SO4 पर कितना है -2, टोटल कितना हो गया 0 हो गया, तो इस पर भी आवेश कितना हो गया 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया आवेश के संरक्षण का उदाहरण, मतलब जितना भी रासायनिक अभिक्रिया वो सब क्या है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो दूसरा, सभी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रियाएं आवेश के संरक्षण का उदाहरण, आवेश के संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। जितना भी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रिया है वो सब क्या है इसका उदाहरण है, आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। जो भी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रिया है वो भी क्या है आवेश के संरक्षण का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद सभी आवेशन की विधि आवेश के संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। जितना भी आवेशन का विधि है वो सब क्या है आवेश के संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। आवेशन कौन सा है, घर्षण, जैसे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, आवेशन की विधि घर्षण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, ध्रुवण के द्वारा आवेशन, ये सब क्या है आवेशन की विधि है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और एग्जाम्पल, ये वाला जो बताए थे, अगर इसको रगड़ के एक अलग तरीके से रख देते हैं, अगर कहीं पे बिना सटाए हुए इसको एक जगह रख देते हैं पृथक किए हुए, ठीक है, तो उस पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा हमेशा समान रहेगा, कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे सभी प्रतिक्रियाएं या रूपांतरण में किसी पृथक निकाय का कुल आवेश जो होगा वो क्या होगा समान होगा, ठीक है। तो इसको मिटा के लिख देते हैं या फिर ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हम बोल देते हैं, लिखो सभी प्रतिक्रियाएं या रूपांतरण में किसी पृथक निकाय का कुल आवेश हमेशा समान रहता है, ठीक है। किसी प्रतिक्रियाएं या रूपांतरण में किसी पृथक निकाय का कुल आवेश हमेशा समान रहता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आवेश का गुण। तो सबसे पहला जो हम लोग कौन सा पढ़े थे, याद होते जाना है, ठीक है। सबसे पहला जो गुण था वो क्या था, सापेक्षिक रूप से अपरिवर्तनशील था, मतलब कितना भी वेलोसिटी हो जाएगा आवेश का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा क्या पढ़े, आवेश की योज्यता, आवेश को क्या कर सकते हैं बीजगणितीय रूप में क्या सकते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या पढ़े, आवेश का संरक्षण, आवेश को ना ही बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, आवेश को क्या कर सकते हैं सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल पढ़े कि अगर किसी को पृथक करके प्रतिक्रिया या रूपांतरण में किसी पृथक निकाय का कुल जो आवेश होगा वो क्या होगा हमेशा समान होगा। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वो क्या होगा आवेश के संरक्षण का उदाहरण होगा। जितना भी रेडियो सक्रिय प्रतिक्रिया होगा वो क्या होगा आवेश के संरक्षण का उदाहरण होगा। जितना भी आवेशन का विधि है वो सब क्या होगा आवेश के संरक्षण का उदाहरण होगा। आवेशन का कौन कौन सा विधि है, घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन और ध्रुवण के द्वारा आवेशन, ठीक है। चलो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेशन का क्वांटीकरण, ठीक है। क्या बोले, आवेशन का क्वांटीकरण, ठीक है। देखो आवेशन का क्वांटीकरण क्या होता है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेशन का क्वांटीकरण लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो
आप लोगों ने दूध का पैकेट या फिर नमक का पैकेट वगैरह खरीदा होगा, ठीक है, समझना पहले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दूध या नमक का पैकेट खरीदे होंगे, तो मान लो कि दूध का पैकेट जो आता है, दूध का ही पैकेट जैसे मान लो, तो वो कितने का रहता है, 1 लीटर का रहता है या फिर आधा लीटर का रहता है, हाफ लीटर का रहता है, तो ही पैकेट आता है ना, 1 लीटर का या फिर हाफ लीटर का, ठीक है। मान लो कुछ समय हुआ कि हाफ लीटर वाला बंद हो जाए, ठीक है, सिर्फ 1 लीटर वाला दूध आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 1 लीटर वाला पैकेट आ रहा है, ठीक है, 1 लीटर वाला ही पैकेट आ रहा है, 1 लीटर से ना ही कम मिल रहा है, 1 लीटर से ना ही ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, समझना। इसी पर हम फिर एग्जांपल देके वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ समय बाद 1 लीटर वाला पैकेट का दूध ही मिले, ठीक है, उससे कम वाला आधा लीटर वाला बंद हो जाए, मान लो कि 1 लीटर वाला ही मिल रहा है, ठीक है। अब अगर दूध खरीदने जाओगे तो दूध वाले को हम लेंगे तो कितना लेंगे, या तो 1 लीटर लेंगे या तो 2 लीटर लेंगे, क्या हम 2.5 लीटर ले सकते हैं, सिर्फ पैकेट फाड़ के नहीं देना है, ठीक है, जो भी देगा आपको क्या देगा, पैकेट में ही देगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग दूध लेंगे तो वो कितना होगा, या तो 1 लीटर होगा या तो 2 लीटर होगा या तो 3 लीटर होगा। मान लो अगर हम 1 लीटर लिए तो 1 पैकेट देगा, 2 लीटर लिए तो 2 पैकेट देगा, 3 लीटर लिए तो 3 पैकेट देगा। मतलब समझ में आ रहा है कि पैकेट ही देगा, उसका ना ही हम आधा करके देगा, ना ही क्या करेगा, उससे ज़्यादा देगा। जब भी देगा क्या देगा, या तो 1 पैकेट देगा, 2 पैकेट देगा, 3 पैकेट देगा। उसी तरीके से समझना कि अगर मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो इससे जब भी या तो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चल गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चल गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चल गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है, ठीक है। तो जब भी जाएगा क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस पर आवेश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस प्लस हो जाएगा। और अगर मान लो कि कोई और एक वस्तु बना लेते हैं, ठीक है, कोई एक और वस्तु बना लिया। अब मान लो कि इससे अगर वस्तु जा रहा है, ठीक है, इससे अगर वस्तु जा रहा है, इससे में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरीके से जैसे दूध का पैकेट देगा तो आपको 1 ही दूध का पैकेट देगा या 2 दूध का पैकेट देगा या 3 दूध का पैकेट देगा। मतलब जो पैकेट का संख्या होगा वो क्या होगा, पूर्णांक में होगा, ठीक है। किस में होगा, पूर्णांक में होगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं समझना। अगर मान लो कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10 गुने 10 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है। अगर मान लो इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यही ना होगा। इस पर कितना आवेश हो जाएगा, इतना आवेश हो जाएगा माइनस में, अगर प्लस में हो जाएगा, निकल रहा है, ठीक है। अगर इससे निकल रहा है तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इससे निकलेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 से गुना होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज में। 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना से गुना होगा, 2 से गुना होगा। 3 से निकला तो कितना से गुना होगा, 3 से गुना होगा। प्लस माइनस का हम समझा रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समझो बस। अब देखना ध्यान से, इस पर अगर आ रहा है, इस पर क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q बराबर लिख लेते हैं n इंटू इतना, ठीक है। अगर इस पर आ रहा है तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। क्या बोले, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जिस पर आता है उस पर कैसा चार्ज, माइनस, और जहाँ से चला जाता है उस पर कैसा चार्ज, प्लस, ठीक है। अब देखो, एक n इलेक्ट्रॉन आया इस पे, इससे गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इस पर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 से गुना करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया तो किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अगर मान लो
कि n इलेक्ट्रॉन आया तो इसको किससे गुना करेंगे, n से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, n से। ठीक है, अब देखो आवेश का जो मानक होता है, ठीक है, आवेश का क्या, ये पूर्णांक जिसको परिमाण कहते हैं, आवेश का जो परिमाण होता है उसको ई बोलते हैं, और ई का मान लिखते हैं 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसी को कहा गया आवेश का परिमाण। परिमाण में क्या होता है, प्लस माइनस मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो अब देखो Q बराबर ये क्या हो गया, Q बराबर क्या हो गया, NE हो गया, प्लस में ये Q बराबर क्या हो गया, NE, ई का मान यही होता है, और इसका जो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो -N, और इस पूरे का वैल्यू कितना है, E है, तो क्या हो गया, NE हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस में चार्ज, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस में चार्ज। अगर n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो n गुना e हो जाएगा, और माइनस में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो n गुने माइनस e हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या हो गया, q इक्वल टू माइनस एन ई। तो फॉर्मूला जो आ गया देखो तो क्या आ गया, q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आ गया। e क्या हो गया हमारा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस वाला लेंगे, आएगा तो कौन वाला लेंगे, माइनस वाला। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो हम कहना इसमें n जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। n जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा या फिर जाए या आए, वो कम से कम कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया या आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो सबसे न्यूनतम आवेश है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, उससे छोटा आवेश स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, सबसे न्यूनतम आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या है, सबसे न्यूनतम आवेश है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गया। और E इक्वल टू क्या होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसी को कहते हैं क्वांटा। इसी को क्या कहते हैं, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है एक तरह से पैकेट टाइप का, तो पैकेट वाला भी समझाए तो वही इसका मतलब निकल रहा था। ठीक है, तो आवेश का जो क्वांटीकरण होगा, हेडिंग दे देते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर गुण हो जाएगा। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ गया। हम समझाना ये चाह रहे थे कि अगर किसी भी वस्तु पर, अब देखो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, n गुना होगा, और n क्या है, पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है। तो और E क्या है, क्वांटा है, E क्या है, आवेश का परिमाण है। ठीक है, आवेश का क्या है, परिमाण है। किसी वस्तु पर जो उपस्थित कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण, क्या, परिणाम। ठीक है, आवेश के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण होगा, सॉरी परिमाण होगा, लिखे नहीं, अच्छा ठीक है, परिमाण के पूर्णांक गुणनफल में होता है। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के पर जितना आवेश होता है उसके परिमाण के पूर्णांक के गुणनफल होगा। ठीक है, पूर्णांक के गुणनफल में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण होगा उसी के पूर्णांक के गुणनफल के रूप में होगा। ठीक, चलो देखो इसको मिटा रहे हैं, इसको बना लो नहीं तो फिगर, इसको छोड़ के इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसी में से इसका आवेश का अगर परिमाण पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, तो वो क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और इसी E को क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु से जो मिनिमम, ये आवेश का जो न्यूनतम, इलेक्ट्रॉन पर जितना न्यूनतम आवेश है उसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं।
चलो देखिएगा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, क्या लिखे, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश या कुल आवेश सही रहेगा, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। काहे कि कुल क्या मतलब टोटल आवेश जो होगा, ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु पर जो टोटल आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के परिमाण में मतलब प्लस माइनस नहीं आएगा, अगर कहीं परिमाण लग गया तो प्लस माइनस उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक में गुणनफल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक में गुणनफल होता है, ठीक है। पूर्णांक में गुणनफल होता है, ठीक है, या पूर्णांक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक में गुणनफल होता है, ठीक है, सही है। तो किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा, जितना उस पर आवेश होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के गुणनफल, पूर्णांक के गुणनफल के रूप में होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और E का वैल्यू क्या हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, इसको हिंदी 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। इतना याद रह गया होगा। चलो अब देखो, अब इसका एक क्या बात बताए कि इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश सबसे न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा कितना जाएगा, पूर्णांक के रूप में जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 6, कभी आधा या पौने में नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो सबसे क्या होता है, न्यूनतम आवेश होता है, जिसको हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। स्थानांतरित करने के लिए जो न्यूनतम आवेश है उतना ही आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी ये आवेश ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणनफल में होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट फिगर हम बता दिए थे, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि अगर पूछेगा 2 गुने 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोले, 2, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए, ठीक है। चलो देखो क्या बोले, 2 गुने 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन का कुल
आवेश ज्ञात करें। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर यही होता है ना, तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इतना इलेक्ट्रॉन का। तो 2 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, इसको और इस, जैसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना रहता है तो 2 से गुना करते, 3 इलेक्ट्रॉन का तो 3 से गुना करते, हमको n इलेक्ट्रॉन का निकालना रहता है तो n से गुना करते, लेकिन हमको कितना इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इतना इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 गुने कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक है, इसको गुना कर दो, क्या आ जाएगा, 2 गुने ये कितना हो जाएगा, 1.6 है तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा माइनस में। अब देखो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, तो 10⁻6 है, 10⁻19 है, तो जो गुना में पावर जुड़ेगा, इसका मतलब 6 जोड़ -19 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 13। तो 3.2 × 10⁻−13 कूलम्ब हो गया आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे अब आपको पूछ सकता है कोई भी कि मान लो कि 5 × 10⁻6 आवेश कूलम्ब, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उल्टा जैसे कि अगर पूछ ले आपको कि क्या पूछ रहा है कि अगर मान लो कि -5 × 10⁻4 है तो कूलम्ब है, -5 × 10⁻4 कूलम्ब है, तो इतना में इतना आवेश है, में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, कोई मान लो कि इतना आवेश दे दिया, पूछेगा कि इतना आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संख्या से। जैसे देखो इससे एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग क्या निकाले थे अभी, Q बराबर +- जैसे अभी लेके चलो न, Q बराबर NE। ठीक है, तो इसमें E का तो हमको मान पता ही है, अगर आपको नंबर पूछेगा, ठीक है, नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे, Q/E = क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, Q/E हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, N। अगर चार्ज पूछेगा, टोटल चार्ज, तो नंबर जितना पूछेगा नंबर उतना गुना एक इलेक्ट्रॉन का परिमाण E से गुना कर देना। अगर तुमको नंबर पूछेगा तो Q को क्या करेंगे, E से भाग दे देंगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला जो पढ़े वो क्या पढ़े, आवेश का प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े आज हम लोग, आवेश का प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी पढ़े वो क्या पढ़े, आवेश सापेक्षिक रूप से क्या होता है, अपरिवर्तनशील रहता है। इसका द्रव्यमान क्या, आवेश का जो मान होता है, आवेश का मान जो होता है वो क्या होता है, वेग से स्वतंत्र होता है या फिर निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। उसके बाद क्या पढ़े, आवेश की योज्यता, आवेश को मतलब क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बीजगणितीय योग के रूप में जोड़ सकते हैं आवेश को। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है, आवेश को न तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, इसको क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या था, इसका उदाहरण था आवेश के संरक्षण का। जितना भी रेडियो पर सक्रिय प्रतिक्रियाएं वो भी क्या, आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। अगर जितना भी आवेशन का विधि है वो सब क्या है, ये आवेश के संरक्षण का उदाहरण है। उसके बाद लास्ट क्या पढ़े हम लोग कि किसी भी आवेशित वस्तु को पृथक करके रख दिया जाए तो उसका कुल आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। ठीक है, और घर्षण के द्वारा आवेशन जितना विधि है, ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन का जितना भी विधि है वो क्या है, आवेशन के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन कौन कौन सा है, सॉरी आवेशन का विधि कौन कौन सा है, घर्षण के द्वारा आवेशन या फिर चालन के द्वारा आवेशन या फिर प्रेरण के द्वारा आवेशन या फिर ध्रुवन के द्वारा आवेशन। उसके बाद क्या पढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब इसमें क्या समझना है कि जो भी किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के पूर्णांक गुणनफल में होगा। ठीक है, पूर्णांक गुणनफल में होगा, मतलब n × E ही होगा। जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा वो क्या होगा, n × E ही होगा। ठीक है, और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है वो सबसे न्यूनतम है, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।